हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है जिसमें हम एनसीईआरटी और पेडागोजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अभिकथन। झूम कृषि में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपका राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है। अब इसमें से बताना बेटा कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। तो इसमें क्या कहा गया बेटा कि जो झूम कृषि होती है उसमें जो खरपतवार उग जाता है खेतों में, उसको क्या करते हैं, उखाड़ देते हैं और वहीं पर जिस स्थान पर उसको उखाड़ते हैं वहीं पर उसको गिरा करके जला देते हैं। और जो राख होती है वो मिट्टी को कैसा बनाती है, जो राख है भाई वो मिट्टी में मिल जाती है तो वो मिट्टी को, उर्वरकता को मिट्टी की बढ़ाती है। तो पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है बेटा ए सही है और आर गलत है। और डी ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो बेटा जो झूम कृषि होती है उसमें क्या होता है, जब खेतों को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है तो उसमें खरपतवार उग जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, वहीं पर ही गिराकर जला दिया जाता है। और वो जो, जब आप उसको जलाएंगे तो वो जो राख होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, उससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। तो ये ए और आर दोनों ही कथन सही हैं और जो आर है वो ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ए में क्या कहा गया कि खरपतवार को मतलब जला दिया जाता है और फिर आर में क्या कहा गया, जो राख है वो मिट्टी में मिल जाती है जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो बिल्कुल ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की बिल्कुल सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीट भक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये क्या प्राप्त करते हैं, पहला पोषक तत्व, दूसरा वायु, तीसरा जल या फिर मृदा। तो जो ये कीट भक्षी पौधे होते हैं बेटा, ये क्यों खाते हैं, कीटों को क्यों खाते हैं, ये पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या करने के लिए, ये पोषक तत्व को प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल को सामान्यतः बिना के होती है। इसके अंतर्गत जो पेड़ पौधों की फसल है बेटा वो किसके बिना हो जाती है, तो ये बताना है आपको। मिट्टी के बिना हो जाती है, इसमें जल के बिना, पोषक तत्व के बिना, सूर्य के प्रकाश के बिना। तो बेटा ये जो जल संवर्धन जो एक प्रकार का कृषि उद्यान है और जल कल्चर का एक उपसमुच्चय है, तो इसके अंतर्गत जो पौधे हैं बेटा वो मिट्टी के बिना ही उनकी फसल तैयार हो जाती है। तो इसमें क्या पूछा गया, यही तो पूछा गया कि इसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः डैश के बिना होती है, तो मिट्टी के बिना हो जाती है। इसमें बेटा मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, मिट्टी के बिना ही पौधों की फसल तैयार हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है, पहला वेल, दूसरा मेंढक, कबूतर या फिर छिपकली। तो बेटा स्तनधारी परिवार का कौन सा है इन चारों ऑप्शन में, वेल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। तो बेटा इसमें ईवीएस का सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है बेटा, देखो यहाँ क्या किया इन्होंने, अमूर्त से मूर्त कर दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, मूर्त से अमूर्त। क्या होना चाहिए था, मूर्त से अमूर्त। तो ये भी गलत हो गया। यहाँ क्या कह दिया, वैश्विक से स्थानीय। क्या होना चाहिए था, स्थानीय से वैश्विक। क्या होना चाहिए था बेटा, स्थानीय से वैश्विक। यहाँ क्या कह दिया, जटिल से सरल, गलत।
कैसा होना चाहिए? सरल से जटिल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ईवीएस का सीखना कैसा आधारित होता है? सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर। तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन तो गलत हो गए थे आपके तीनों। तो करेक्ट कौन सा था? पहला, सरल से जटिल के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अल-बरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। तो बेटा जो अल-बरूनी है वो किस देश से आए थे? पहला, उज्बेकिस्तान से आए थे, दूसरा ओमान से आए थे, तीसरा है आपका अफगानिस्तान से आए थे, या फिर बांग्लादेश से। तो बेटा जो अल-बरूनी थे वो कौन से देश से आए थे हमारे देश में? वो उज्बेकिस्तान से आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अल-बरूनी कहाँ से आए थे बेटा? उज्बेकिस्तान से आए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? क्या पूछा है बेटा? कि बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। ये नहीं पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। जो नहीं है वो पूछा गया है आपसे। पहला ऑप्शन क्या है? वास्तविक जीवन की घटनाएं, दूसरा क्या है? समुदाय सदस्य, तीसरा क्या है? कक्षा की चार दीवारी। डी ऑप्शन है आपका बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। तो बेटा इसमें से कौन सा नहीं होगा? वास्तविक जीवन की घटनाएं ये तो होगा, समुदाय के सदस्य ये भी होगा, बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग ये भी होगा, लेकिन कौन सा नहीं होगा? बस कक्षा की चार दीवारी तक ही सीमित रखना, ये नहीं होगा आपका। तो सी ऑप्शन में क्या कहा गया बेटा? कि कक्षा की चार दीवारी, तो ये नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे केवल सी। आपसे नहीं पूछा गया था ना कि कौन सा नहीं होगा, तो सी नहीं होगा। तो सी नहीं होगा, इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा? सी आंसर आपका इसमें गलत है, और आपसे गलत पूछा गया था, इसीलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा, कक्षा की चार दीवारी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? जो नीचे कुछ जानवर दिए गए हैं, तो इनमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? कौन कौन से हैं? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। तो बेटा इनमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? ये अंडे देते हैं, ठीक है। दूसरा, वे जहरीले होते हैं। तीसरा, वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। और उनके शरीर जो है, उनका शरीर जो है वो शल्क से ढके होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए बेटा कि ये चारों विशेषताएं जो हैं वो इन सब पे लागू होनी चाहिए। तो ये बताइए, वे अंडे देते हैं, देखो छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, ये सब अंडे देते हैं। वे जहरीले होते हैं। एक बात बताइए, क्या गौरैया जहरीली होती है? नहीं, तो ये तो गलत हो गया। वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। क्या गौरैया जो है वो जल में रह सकती है? नहीं रह सकती, तो ये भी गलत हो गया। उनका शरीर जो है शल्क से ढके होते हैं। बताइए, क्या गौरैया का शरीर किसी शल्क से ढका होता है? नहीं। आपने बस एक गौरैया को पकड़ा और ये उससे संबंधित ये तीनों बातें गलत निकल गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ जाता है इसमें? वे अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इन चारों में जो विशेषता पाई जाती है वो कौन सी है? कि वो अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भाई ये चारों ही अंडे देते हैं। क्योंकि जहरीले वाली बात गौरैया पे लागू नहीं। आपको ना, चलो आपको ज्यादा कछुए के बारे में ज्यादा नहीं पता, सांप के बारे में ज्यादा नहीं पता, छिपकली के बारे में भी आपको ज्यादा नहीं पता, लेकिन गौरैया के बारे में तो पता होगा। ना तो वो जहरीली होती है, ना ही उसका शरीर किसी शल्क से ढका हुआ होता है, और ना ही वो जल में रह सकती है। तो ये तीनों बातें जब एक किसी पक्षी पर गलत चली गई यहाँ पर, और यहाँ पर चारों जानवरों की विशेषताएं एक जैसी हों, वो पूछा गया था। तो जब गौरैया से ये तीनों मैच नहीं करती, सिर्फ एक यही मैच करती, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? कि वे अंडे देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है बेटा?
पक्षियों की जो आंखों की पुतलियां हैं वो घूम नहीं सकती, क्या इस वजह से वो अपनी गर्दन को बार बार हिलाते हैं? पक्षियों की जो आंखें हैं वो छोटी होती हैं, क्या इस वजह से? या फिर उनके कान जो हैं वो पंखों से ढके हुए होते हैं, या फिर वे उड़ सकते हैं? तो बेटा पक्षी जो है वो अपनी गर्दन को बार बार हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो उनकी आंखों की पुतलियां हैं वो स्थिर होती हैं, वो घूम नहीं सकती हैं। जो उनकी आंखों की पुतलियां होती हैं वो कैसी होती हैं? स्थिर होती हैं, तो वो घूम नहीं सकती, इसीलिए पक्षी क्या करते हैं? अपनी गर्दन को बार बार हिलाते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जीव के विभिन्न भाग पर स्वाद कलियों का मिलान कीजिए। ठीक है बेटा, अब आपको बताना है कि अगला जो भाग है वहां पर कैसा स्वाद आता है, जो पक्षीय भाग है वहां से कैसे स्वाद का पता चलता है, और जो पिछला भाग है वहां से कैसे स्वाद का पता चलता है। तो जो आगे का भाग होता है बेटा, वहां से कैसे स्वाद का पता चलता है? वहां से मीठे का पता चलता है। ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इन दोनों में है। जो पिछला भाग होता है बेटा, वहां से कैसा पता चलता है? पिछले भाग से कड़वे का पता चलता है। आगे वाले भाग से हमें मीठे का पता चलता है। ठीक है बेटा, आगे वाले भाग से मीठे का पता चलता है, पीछे वाले भाग से हमें कड़वे का पता चलता है। तो सी का 1 किस में है बेटा? सी का 1 यहाँ पे है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा। ए का 3 का क्या मतलब है बेटा? कि आगे वाले भाग से हमें मीठे स्वाद का पता चलता है, और बी का 2 होने का मतलब क्या है कि जो पक्षीय भाग है उसमें खट्टा और नमकीन स्वाद का हमें पता चलता है। और सी का 1 ये रहा, जो पिछला भाग है हमें उससे कड़वे का पता चलता है। तो ये क्लियर हो गया बेटा, आगे वाले भाग से हमें मीठे स्वाद का पता चलता है, जो पक्षीय भाग होता है वहां से खट्टा और नमकीन का, और जो पिछला भाग होता है वहां से हमें कड़वे स्वाद का पता चलता है। तो ए का 3, बी का 2 और सी का 1 हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के पक्षी की चोंच जो है वो मीट को काटने और उसे खाने के काम आती है? तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो बेटा जो मीट है उसको काटने और खाने के काम में कौन सी चोंच हेल्प करती है? जो हुक जैसी चोंच होती है। कौन सी? जो हुक जैसी चोंच होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, हुक जैसी चोंच बेटा काम आती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भोजन किस प्रकार से खराब होता है और इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है? निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? यहाँ भी क्या पूछा गया है? जो उद्देश्य नहीं होगा। बेटा बताइए कौन सा नहीं होगा? अवलोकन और सूचना को दर्ज करना बिल्कुल होगा, ये विश्लेषण करना भी होगा, प्रयोग करना भी होगा, ये तीनों तो आपके सही हो गए। आपसे नहीं पूछा गया था तो स्मरण करना, ये हमेशा नेगेटिव होता है बेटा, मैंने आपको कई बार बताया, तो इसको देख के काट दिया करो बस। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया था? क्या नहीं होगा? गलत पूछा गया था। गलत कौन सा है? डी। तो भाई जब गलत ही पूछा गया है तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मरण करना। ये नहीं होगा सीखने पर आधारित उद्देश्य। ठीक है बेटा, सीखने पर आधारित उद्देश्य क्या नहीं है? स्मरण करना, ये नहीं होगा, यही पूछा गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं, सेब, पाइनस, फर्न, प्रून्स। तो कौन से हैं बेटा? फर्न। कौन से हैं बेटा? फर्न। सेब, पाइनस, फर्न और प्रून्स, तो कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, फर्न। बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं फर्न। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण और प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। क्या करते हैं? सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में रेत के पहाड़ नामक रेत के पहाड़ पाए जाते हैं? आबू धाबी में,
बर्लिन में, थिम्पू में या फिर काबुल में? तो बेटा कहाँ पाए जाते हैं? आबू धाबी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? आबू धाबी। तो यहीं पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।